good morning all of you. We are going to continue the chapter transportation and we were doing heading highways. हाईवेज हमने कल जो है कर लिया था. सो कुछ फीचर्स आप मुझे बताइए ज़रा, हाईवेज के कुछ फीचर्स क्या क्या हमने कल पढ़े थे. रेज योर हैंड. यस, साक्षी बताइए. जिया. हाईवेज और मेटल रोड. ओके, हाईवेज आर मेटल रोड्स. देन पंकज आप बताइए. Okay, they are connected to one place to another. आप बताइए. They are well constructed. Okay, they are high quality roads. They are well constructed. Rajan. Ma'am, they are one-way flyovers and they have 80 meters wide. Okay, they are internationally 80 meter wide and they are basically one-way, roads. And why? What all things consist of highways? में highways में क्या क्या चीजें कल बताई थी मैंने आपको, क्या आता है? जैसे roads आती हैं और दिवांश. Bridges, yes, bridges, flyovers, traffic lanes, dual carriageways. ये सारी चीजें जो होती हैं they are part of the highways. Sit down. And why they are constructed? Highways का main purpose क्या होता है? सलोनी बताइए. Okay, and what is a better word जो मैंने आपको उस दिन बताया था कल? Because to facilitate uninterrupted traffic flow. आपको ये वर्ड जो है आना चाहिए, अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो. मतलब बेसिकली देखो, हाईवेज पे लोगों से ज्यादा जो है ट्रक्स हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं जो कि कैरी करती हैं मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मूव करती हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पर्पस. तो उनका अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो, इसीलिए ये बनाई जाती है. देन अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कुछ हाईवेज के. फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है, लाइक द ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो मैंने उस दिन कल आपको एग्जांपल भी दिया था. द ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ट्रांस जहाँ पे भी वर्ड यूज होता है इसका मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से जो है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जा रहा है. सो ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स वैनक्यूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया टू सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड. एंड द अलास्कन हाईवेज, मतलब जो आपका कैनेडियन हाईवे है वो कहाँ से जा रहा है? वैनक्यूवर, ठीक है ना. वैनक्यूवर जो एक कोने में है, वहां से कहाँ तक जा रहा है? टू सेंट जॉन सिटी, जो कि कनाडा के दूसरे कोने में स्थित है. मतलब ये बहुत ही लंबी सड़क है ये. देन अलास्कन हाईवे लिंक्स एडमंटन कनाडा टू एंकरेज अलास्का. ठीक है, कनाडा के ऊपर है अलास्का वेस्टर्न साइड में, तो वहां पे ये सड़क जोड़ती है, इसको हम कहते हैं अलास्कन हाईवे, जो कि एडमंटन और एंकरेज को आपस में कनेक्ट करती है. कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं कि ये जो आपका अलास्कन हाईवे है या कैनेडियन हाईवे किन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है. देन पैन अमेरिकन हाईवे. Pan American Highway is a large portion of which has been constructed will the connect countries of South America, Central America and USA and Canada. तो ये जो पैन अमेरिकन हाईवे है ये बहुत ही लेंदी हाईवे है, जो कि आपका कनाडा, यूएसए, देन आपके जो मैक्सिको, देन सेंट्रल अमेरिका में जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज आपने देखा वो जो टेल टाइप की होती है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, बीच में एक टेल टाइप का बना हुआ है जिसको हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, और उसके बाद आपका साउथ अमेरिका आता है. ठीक है ना. तो वो जो एरिया है उसको हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं. वहाँ पे जो देश है, लाइक कुछ देश है वहाँ पे, हाँ मैक्सिको है, मैक्सिको नीचे भी कई सारे देश, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी. तो वो जो है सोचो कनाडा से स्टार्टिंग यूएसए, मैक्सिको, वो होते हुए देन ये रोड कहाँ तक पहुँचती है? साउथ अमेरिका तक. इसको हम क्या कहते हैं? पैन अमेरिकन हाईवे. देन द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, ये भी एक हाईवे है. ये सब सड़कों के नाम है. ट्रांस कॉन्टिनेंटल Stuart Highway connects Darwin and Melbourne via Tennant Creek and Alice Springs in Australia. तो ये जो सड़क है इसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे. ये आपका डार्विन, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखेंगे तो डार्विन सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है, और जो आपका ये है मेलबर्न वो नीचे की तरफ है. तो नॉर्थ से साउथ तक मतलब ये सड़क जाती है. इसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे. तो आपने कौन कौन से हाईवेज पढ़े? कैनेडियन हाईवे जो कि वैनक्यूवर और सेंट जॉन्स को आपस में कनेक्ट करता है. देन अलास्कन हाईवे एडमंटन टू एंकरेज, कनाडा टू अलास्का जाता है. पैन अमेरिकन हाईवे जो कि आपका कनाडा, देन यूएसए, देन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड
साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है। देन ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रॉम डार्विन टू मेलबर्न। आप बीच का नाम भी पढ़े तो भी चल जाएगा, डार्विन टू मेलबर्न। ये आता है कि जो स्टुअर्ट हाईवे है वो किस सिटीज को कनेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, डार्विन टू मेलबर्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरोप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड अ वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। तो यहाँ पे यूरोप के बारे में ये कहा जाता है कि यूरोप में जो है द सिस्टम ऑफ रोडवेज इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड मेंटेन, बट वहाँ पे रेलवे सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप है, और रोडवेज को रेलवे से और वाटरवेज से काफ़ी जो है कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। वहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर नेविगेबल रिवर्स, चाहे आप डेन्यूब की बात कर लें, चाहे वहाँ पे वोल्गा रिवर है, तो जो भी नदियाँ हैं वहाँ पे राइन रिवर है, सो दे आर नेविगेबल रिवर्स एंड दे गिव अ स्ट्रिक्ट टफ कॉम्पिटिशन टू द रोडवेज ऑल्सो। लोग वहाँ पे ट्रेन में भी, जबकि आपके यूएसए कनाडा में लोग ट्रेन से कम ट्रेवल करते हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, और एशिया में सबसे अधिक ट्रेवल करते हैं। देन इन चाइना, यहाँ पे और भी दिया हुआ है, इन रशिया, अभी हम कुछ यूरोप के जो देश हैं उनके रोड के नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। इन रशिया अ डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेस्ट ऑफ द यूराल्स विद मॉस्को एज द हब। अच्छा, रशिया में जो भी आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में, क्योंकि ईस्टर्न साइड आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया, यूराल माउंटेन्स बीच में, यूराल माउंटेन्स के इधर जो पैसिफिक कोस्ट के पास का जो रशिया है वो काफी ठंडा है। और मॉस्को किस तरफ है आपको मालूम है, रशिया का मैप अगर आप अपने दिमाग में बनाएंगे तो मॉस्को जो है वो बिल्कुल वेस्ट साइड में है ना, तो अधिक पॉपुलेशन आपको मॉस्को के पास ही मिलेगी और वहीं पे सबसे ज्यादा सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। द इम्पोर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे सर्व द रीजन टू द ईस्ट। ड्यू टू द वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रेलवेज। क्योंकि देखो रशिया इतना बड़ा देश है कि वहां पे रेलवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सड़कों से तो जाते रह जाओगे। आपको पता है ना, रशिया अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होता है और पैसिफिक ओशन पे आके खत्म होता है। सो इट इज अ वेरी लॉन्गिट्यूडनल, इट इज अ वेरी वास्ट एरिया, वास्ट कंट्री। सो वहाँ पे रेलवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ट्रेन। वहाँ पे आपने सुना है बहुत फेमस ट्रेन चलती है वहाँ पे, मुझे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आपके कोर्स में भी है ट्रांस साइबेरियन, वो पूरा साइबेरिया का एरिया बहुत ही ठंडा, उस पूरे उस एरिया से वो ट्रेन, बर्फों के बीच में से वो ट्रेन मूव करते हो। एक महीने नहीं, एक महीने नहीं, लेकिन उससे आसपास से 20-21 दिन लग जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, कि पूरा कॉन्टिनेंट कवर कर रही है वो ट्रेन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जाके जरा नेट पे देखना, आपको दिखेगा या यूट्यूब पर। देन इन चाइना, हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज स्वांगसो, शांघाई, ग्वांगझो, बीजिंग। ये इंपॉर्टेंट सिटीज है वहाँ की, शांघाई, बीजिंग, ग्वांगझो एंड स्वांगसो, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और ये चाइना में सड़कें जो होती हैं वो पूरी क्रिस क्रॉस करती हैं, पूरे इंटरनल नेटवर्क उसने कनेक्ट कर रखा है। अ न्यू हाईवे लिंक्स चेंगडू विद लासा इन तिब्बत। ये तो आपको पता है कि चाइना ने तिब्बत में भी एक जो है हाईवे कनेक्ट बना लिया है, और वो जानते हो आप क्यों, क्योंकि चाइना हमेशा कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व लगा रहता है। तो उसने तिब्बत में भी एक हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क, ट्रेन रेलवे नेटवर्क भी बनाया उसने। हाईवे तो बना ही लिया है, साथ ही साथ ट्रेन का नेटवर्क भी बनाया उसने इतने बर्फीले एरिया में। और वहाँ पे लोग मास्क लगा के, एयर मास्क लगा के उसमें बैठते हैं, क्योंकि वो हाइट पर है ना, तो वहाँ तक एयर पहुँचने में मुश्किल होती है, तो ऑक्सीजन मास्क उसमें दिए हुए ट्रेन में, ट्रेन के डब्बों में, तो लोग उसे पहनकर उसमें ट्रेवल करते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटीज। फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवे नंबर 7, इंडिया में भी काफी अच्छा नेटवर्क है ट्रेन का, हाईवेज है, सड़कें बहुत बनी हुई, अच्छी बनी हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कि वाराणसी और कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। देन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय स्टार्ट इसको किया गया था 1998 में। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये भारत की 4 मुख्य नगरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने सेंटर्स होते हैं, 4। तो मतलब हमारे भारत के जो 4 महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनको सड़कों के थ्रू जोड़ा गया है। उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ताकि इन शहरों के बीच में डिस्टेंस को कम किया जा सके और गाड़ियां काफी स्पीड से चल सकें। Then super expressway is underway to connect the 4 metropolitan cities: New Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, and Hyderabad. In Africa, a highway joins Algiers in the north to Conakry in Guinea. Similarly, Cairo is also connected to Cape Town. मतलब एक जो है सड़क कायरो में बनी, कायरो कहाँ पर है,
इजिप्ट में है। कायरो जो सिटी है वो इजिप्ट में है, तो वहाँ से एक सड़क बनी हुई है और वो सीधा अफ्रीका के साउथ में जाती है। कहाँ खत्म होती है? साउथ अफ्रीकन कंट्री में। साउथ अफ्रीका पता है ना? जो कंट्री के नाम नहीं जा रहा आपको पता है? साउथ अफ्रीका कहाँ है? बिल्कुल टिप पर है, साउथ में, अफ्रीका के टिप पर है। और इजिप्ट कहाँ है? ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है आपका इजिप्ट। तो वहां से एक लंबी सड़क निकाली गई। तो ये आपने वर्ल्ड की सड़कों के बारे में पढ़ लिया। तो सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिका में सड़कों को ही यूज किया जाता है। रेलवेज वहाँ पे है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ट्रेनें जो होती हैं वो खाली जाती है। और वहाँ पे खासियत है कि वहाँ पे अगर जैसे हमारा मालगाड़ी होती है ना, सामान को होने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, तो और जो हमारी पैसेंजर ट्रेन होती हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वहाँ पर पैसेंजर जो मालगाड़ीज होती हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन द पैसेंजर ट्रेन। अगर एक तरफ पैसेंजर ट्रेन जा रही है और एक तरफ मालगाड़ी आ रही है, तो वो पैसेंजर ट्रेन को रोकते हैं और मालगाड़ी को जाने देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे ट्रेन को इसीलिए सामान को ले जाने और लाने के लिए ही यूज किया जाता है। उसमें लोग बहुत ही कम ट्रेवल करते हैं। अगर लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने भी जाना होता है तो वो क्या यूज करते हैं? सड़कों का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डेवलप सड़कें हैं। तो वहाँ पे कभी यूज होता है, मतलब जो रेलवे है उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलप तो है लेकिन लोग बहुत कम यूज करते हैं। और ट्रेन तो वहाँ की बहुत अच्छी होती है, आपको बताइए, बहुत अच्छी ट्रेन हैं। देन बॉर्डर रोड्स आप सब जानते हो, क्योंकि हम लोग खुद एक बॉर्डरिंग स्टेट में रहते हैं। हमारी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? चाइना के साथ, ठीक है। सो रोड्स लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। वो सड़कें जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनी होती हैं और उससे हमारे दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड, सीमावर्ती सड़कें। जो हमारी ये सड़कें वो सीमावर्ती नहीं है। लेकिन जैसे आप जाओगे, अगर आप चाइना के पास के जो कुछ गाँव है ना यहाँ पे, पता नहीं क्या नाम उनका, जैसे ग्वालदम है, उधर से आगे चल के जो चाइना के पास वाले जो एरियाज हैं, टाउन्स हैं, तो वहाँ पे जो सड़कें बनी है वो सीमावर्ती सड़कें, चाहे जम्मू कश्मीर में है, चाहे गुजरात में है, क्योंकि इनकी सीमा टच होती है इंटरनेशनल कंट्रीज से। तो वहाँ पे जो सड़कें बनाई जाती हैं वो उन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। They play an important role in integrating people in remote areas with major cities and providing defense. तो सबसे पहला इसी खासियत होती है कि स्ट्रेटेजिक वैल्यूज की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। डिफेंस पर्पज से ये जो रोड्स होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कैसे डिफेंस पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सड़कें, बताइए। मैम, जो वेपन्स होते हैं या फिर काफी सारे जो आर्मी के लिए यूजफुल चीजें होती हैं वो इन रोड हेल्प से, मतलब बाउंड्री से मिल जाती है। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। पहली बात, जैसे देवांश ने बताया कि अगर इन केस कभी भी लड़ाई लगती है किसी दूसरे देश से, तो अगर आपके पास सड़कें नहीं बनी हुई हैं प्रॉपर, तो आप आर्टिलरी जो है, या आप जो वेपन्स हैं, या जो राशन है, या जो सोल्जर्स हैं, वो कैसे आप वहां तक पहुंचाओगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, क्योंकि पहाड़ों, सड़कों पर जो भी आपके ये जो भी आपकी सड़क ये होते हैं बॉर्डर रोड्स, सड़क होती है, वही हम पहाड़ी एरिया में बना सकते हैं, और उसको कुछ हम बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम बाय एयर इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो ये जो सड़कें होती हैं ये डिफेंस का काम करती हैं। अब आपको पता होगा कि जब भी हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई है तो हम उसमें जो हार गए थे, है ना। तो उसका बेसिक रीज़न ये भी था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। ये कहा जाता है कि जब लड़ाई लगी थी तो उस समय जब हमारे इंडियन सोल्जर्स अपने हथियार को लेके जा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि जो भी हमारे उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा था कि जब उनसे कहा गया कि हमें सड़कें बनानी चाहिए चाइना बॉर्डर पे, तो ये उन्होंने कह के टाल दिया कि रहने दो, अगर लड़ाई लगेगी तो फॉरेस्टेड एरिया है और वो हम तक पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब लड़ाई असलियत में लगी है तो हमारी तोप टैंक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, ठीक है। और जब हमने देखा तो चाइना वहाँ पे पूरा हाईवे बना रखा था, मतलब हमें पता भी नहीं है, और चाइना ने वहाँ पे प्रॉपर हाईवे, जो हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे जो भी आपका ये हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है या उत्तराखंड है, वहाँ पे उसने उस समय 1956 के टाइम में उन्होंने पूरा हाईवे वहाँ पे बना लिया था, और पूरी वेल डेवलप्ड उन्होंने एक शहर टाइप में उन्होंने बना लिया था, क्योंकि शायद वो स्टार्टिंग में, आप जानते हो कि उनका तो दिमाग वैसे ही चलता है, तो वो तो पहले से इन सब चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, है ना। और हमारे देश में जो गवर्नमेंट थी उनको ये बात बताई भी गई थी कि आप जो है चाइना पंचशील, जब इंडिया ने साइन किया था चाइना के साथ,
तो जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने हमारी उस समय की पीएम को बताया भी था कि आपको जो है चाइना पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन इस बात को अनदेखा किया गया पूरी तरह से कि नहीं, हमने तो उनके साथ पंचीसी साइन किया, वो हमारे साथ पीस ट्रीटी में वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर चाइना ने हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम वो बहुत बुरी तरह से हार गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सड़कें नहीं थी, जंगल से। अब हमारे पास उस समय जो हमारे फौजी थे उनके पास कपड़े नहीं थे प्रॉपर उस हिसाब से लड़ने के वहाँ पे ठंडे एरियाज में, हमारे पास बूट्स नहीं थे और हथियार पहुंच ही नहीं पा रहे, राशन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है वहाँ पे। अब खुद जो जंगल था वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, है ना। और अभी जाके जो है, और अब फिर जो है, अब देखिए तो पूरा ग्रिफ बनाया गया, बॉर्डर रोड BRO बनाया गया 1960s के टाइम में, ताकि जितनी भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों को प्रॉपर बनाया जा सके। तब हमें अकल आई कि हमें बॉर्डर पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वहाँ पे ताकि हमें एक्टिविटी पता चलती रहती कि दूसरा देश क्या कर रहा है ना। तो दूसरी कंट्री पे नजर रखने के लिए, उसे वॉच करने के लिए, देन अगर इन केस कभी लड़ाई होती तो डिफेंस पर्पस के लिए सड़क का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जहाँ चाहो अपने देश के कम से कम वहां पर पहुंच सको। नहीं तो आपने छोड़ दिया, अब आप जैसे कारगिल वॉर हुई थी तो उस समय जो हमारे सारे फौजी थे वो पीछे हट गए थे, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेट्स थे वो आके उन्होंने अपना जो है बहुत पहले से बना के अपना बेस बना लिया था, तभी कारगिल वॉर हो गई थी। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारे सारे एरियाज तो सेफ हैं, और हमारे सरकार ने सोचा ही नहीं कि वो ग्लेशियर से भी वहाँ सकते हैं, तो उसको ग्लेशियर पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जानते हैं ना, जो लोग इस समय ये सब काम करते हुए इलाकों में बहुत मजबूत होते हैं, तो उस बर्फ में भी वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर लिया उन्होंने। तो इसीलिए बॉर्डर रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस पर्पस, सो दैट ड्यूरिंग वॉर टाइम ammunition, arms and artillery can be transported to the particular place near the bordering areas, plus राशन सप्लाई जो भी है वो सब हो सके प्रॉपर अमाउंट में। देन नेक्स्ट इज फॉर कनेक्टिंग द, ये आप जानते हैं ये सारे एरियाज रिमोट एरियाज होते हैं, या तो यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं या फिर जंगलों के बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे लेह लद्दाख हो गया आपका, या जो वाला कश्मीर हमारा जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो अगर हमने वहाँ पे सड़कें नहीं बनाई तो वहाँ के जो लोग होंगे वो हमसे मेन इंडिया से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और फिर उनके अंदर एक फीलिंग आने लग जाती है, जो आइसोलेशन की फीलिंग होती है कि हम तो इस देश कंट्री के नहीं है। तो इसीलिए हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनाना ज़रूरी है, ताकि हमारा वहाँ से व्यापार हो सके, वो लोग हमारे जो है मेन सोसाइटी से व्यापार कर सके, मेन जो हमारे स्टेट्स हैं या गवर्नमेंट उससे उनका व्यापार हो सके, हम वहाँ पे जा सके टूरिज्म के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है और उन लोगों को लगता है वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग मालूम पे ध्यान ही ना दें तो एक टाइम की बात क्या आएगा, वो धीरे धीरे पूरा एरिया हमारे जो नेबरिंग, अब देखो जम्मू कश्मीर है तो उसका अक्साई चीन का पूरा अक्साई चीन का आधा हिस्सा, जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर का इतना मैप है तो वो हम दिखाते भर है, लेकिन वो उतना पाकिस्तान जो है चाइना के पास है अक्साई चीन का एरिया, लेह लद्दाख के ऊपर वाला, और जो इस तरफ का एरिया है वो पाकिस्तान ने उसको कब्जे में ले रखा है। तो वो हम दिखाते हैं मैप में, लेकिन एक्चुअली वो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये तब होता है जब हम अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है लड़ाई में वो उस पर कब्जा। अब चाइना हर रोज क्या करता है, आप सुनते हैं ना, चाइना ने ये कर लिया, उसका क्या करता है, मतलब धीरे धीरे अंदर बढ़ने की कोशिश करता है कि एक दो बेस कैंप यहाँ लगाएं, फिर इंडिया भगाता है उनको वापस, फिर वो आके वहाँ पे जम जाते हैं। तो वो ऐसे कर करके वो धीरे धीरे जो है अपने आसपास के एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तिब्बत को तो ले चुके हैं, देन हांगकॉन्ग के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ कंट्रीज की पॉलिसीज ऐसे होती हैं। तो अभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहते हैं ना, हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते होगे, ऐसी पॉलिसीज को क्या कहते हैं जो चाइना की पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारवादी। अपनी सीमा को क्या कर रहा है, वो विस्तार कर रहा है। जैसे उस समय जर्मनी ने किया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी थी ना। ओके देन, तो ये जो सड़कें हैं, तो पहला क्या, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड फॉर डिफेंस पर्पस, देन कनेक्टिंग पीपल ऑफ रिमोट एरियाज विद द मेन स्ट्रीम इंडिया, एंड देन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये 3 इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब हमने रोड्स कंप्लीट कर लिया है, नाउ विल कम टू रेलवेज। ऑलराइट, रेलवेज आर अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो रेलवे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर हैवी गुड्स, चाहे हम कितने ही टन उसमें लोहा कोल या हम ट्रक्स लाद के भेज दें, तो वो किस में हम कर सकते हैं, थ्रू रेलवेज, ठीक है। सो रेलवेज आर गुड फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स। उसमें बहुत सारे लोगों को हम एक साथ ट्रेवल करवा सकते हैं। एक डिब्बे में 72 सीटें तो होती हैं, अब मान लो 10 डिब्बे भी हैं तो कितने हो गए, 72 × 10, हाँ, तो कम से कम हम 700-1000 का लंबी ट्रेन है, तो इतने लोगों को एक साथ हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है ट्रेवल करवा सकते हैं। द रेलवे गॉजेज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आर रफली क्लासिफाइड एज
ब्रॉड, स्टैंडर्ड एंड मीटर गॉज। मतलब जो रेलवे वो पटरी देखते हो ना लोहे वाली, उसके बीच का भी डिस्टेंस होता है ना। तो जो बड़ी ट्रेनें होती हैं लॉन्ग रूट वाली, वो किस पे चलती हैं? ब्रॉड गॉज पे, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1.5 मीटर। ये हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया में अलग होता है 1.5 मीटर। जो स्टैंडर्ड होती हैं उनके बीच में कितना गैप होता है? 1.44 मीटर एंड मीटर गॉज में 1 मीटर का होता है। अब से इंडिया में क्या है कि इंडिया में ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज चलता है, मीटर गॉज भी है। तो आपने सुना है ना कि जो छोटी ट्रेन्स होती हैं, मतलब छोटी ट्रेन का मतलब सेंस होता है जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, थोड़े डिस्टेंस के लिए जाती है, जो आपके गाँव में, जो आज के टाइम में तो क्या हुआ कि सबको ब्रॉड गॉज में सरकार ने कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे देश में नैरो गॉज कम रह गया, ठीक है। तो क्योंकि नैरो गॉज में क्या होता है, आपकी जो होती है लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चल सकती उसपे। उसमें जो छोटी ट्रेन नहीं होती हैं, जो आपने कभी देखा होगा, इसमें लकड़ी की चेयर्स लगी रहती हैं, वुडन चेयर्स होती हैं, जिसपे स्लीपर क्लास नहीं होता है। देखा कभी ट्रेन में गए हो? तो कुछ ट्रेनें होती हैं जिसमें अच्छी स्लीपर क्लास होता है, पूरा जो है बेड वेड लगा होता है, वो हमारी स्लीपर होती है, मतलब जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं। और जो लोकल ट्रेन होती हैं उसमें आपको वुडन चेयर्स होंगी, मतलब वो ऐसी होती है कुछ डिस्टेंस वाली, तो उसे हम नैरो गॉज कहते हैं। और जो हमारे गांव के स्टेशन थे वहाँ पे नैरो गॉज पटरियाँ बिछी हुई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको हटा के सबको ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव से भी वो ट्रेनें पास होती है, जैसे हमारे, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे से गोरखपुर है, तो गोरखपुर के पास छोटे छोटे स्टेशन हुआ, लक्ष्मीगंज है तो कप्तानगंज है, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेशन थे जहाँ पे नैरो गॉज की गाड़ियाँ चलती थी। अब उनको भी ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वहाँ से मुंबई, दिल्ली सब ट्रेनें वहाँ से पास होती हैं। तो ये आपके 3 गॉजेज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है ब्रॉड गॉज। कम्यूटर्स ट्रेन आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। कम्यूटर्स ट्रेन कौन सी होती हैं? वो जो लोकल ट्रेन होती है, जैसे आपको मुंबई का एग्जांपल दिया था ना, मुंबई की लोकल ट्रेन, वो कम्यूटर्स ट्रेन है, जो डेली जिनका आना जाना रहता है। डेली आप अगर मान लो आपको यहाँ से देहरादून जाना है, तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जिसमें कहा मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, वो स्टेट भी नहीं है लेकिन वो बहुत छोटा भी नहीं है, जैसे दिल्ली है वो भी। तो ये कम्यूटर्स ट्रेन होती हैं जो कि डेली बेसिस पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। और ऐसी ट्रेन यूके में भी बहुत फेमस है, यूएसए, जापान एंड इंडिया में भी। These carry millions of passengers daily to and fro in the city। ये एक शहर के अंदर ही चलती हैं बेसिकली, ठीक है ना, एक शहर के अंदर ही चलती है, वो शहर जो कि बहुत बड़े होते हैं। There are about 13 lakh kilometer of railways open for traffic in the world। 13 लाख किलोमीटर, ये 13 लाख किलोमीटर समझ रहे हो, ये पटरियों की डिस्टेंस है कि कितनी पटरियां बिछी हुई हैं, कितनी लंबाई की। यूरोप हैज वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। There are about 4,40,000 kilometer of railways, most of which is double or multiple tracked। है ना, आपने हमारे देश में देखा है कि एक ही ट्रैक होता है, उसमें से भी 6-6 घंटा गाड़ियां लेट रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ट्रेनों की संख्या ज्यादा है और पटरियों की संख्या कम है। तो हमारे पास एक ही लाइन, एक ही पटरी है। अब उसमें से भाई एक को रुकाओगे तो दूसरी जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, तब आपकी गाड़ी निकलेगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे काफी ट्रेन लेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल ट्रैक है, मतलब उसी रूट पर जाने वाली सिंगल ट्रैक नहीं है, 2-2 ट्रैक्स बने हुए हैं, ताकि वहाँ पे ट्रेनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वहाँ पे हमेशा टाइमली ट्रेन पहुँचती हैं और निकलती हैं। और मल्टीपल ट्रैक्स भी गई, तो 2 से ज्यादा भी ट्रैक्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही रश वाले एरियाज है। Belgium has the highest density of 1 kilometer of railway for every 6.5 kilometer area, square kilometer area। मतलब सबसे ज्यादा अगर रेलवे पटरी आपको कहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? बेल्जियम में। The industrial regions exhibit some of the highest densities in the world। The important rail heads are London, Paris, Brussels, Milan, Berlin and Warsaw। Passenger transport is more important than freight in many of these countries। इन कंट्रीज में पैसेंजर ट्रेन आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग डेली कम्यूट करते हैं, डेली मतलब लैक्स ऑफ पब्लिक, या पूरे यूरोप में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन रोज कम्यूट करती है ट्रेन के थ्रू। जबकि अमेरिका का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ट्रेन की जगह क्या यूज होता है? रोडवेज, ठीक है। अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पोर्टेंट इन लंडन एंड पेरिस। लेकिन कुछ देश कंट्रीज ऐसी छोटी हैं तो वहाँ पे ऊपर जगह नहीं है, तो उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे भी बना दिया है। चैनल टनल, ये अंडरलाइन कर लो, चैनल टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस, ठीक है। इसका क्या नाम है? चैनल टनल। ये एग्जाम में आते रहते हैं सारे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैनल टनल है, ये जोड़ता है लंदन को पेरिस से।
ठीक है। अब आप सोचेंगे लंदन तो एक आइलैंड है और पेरिस तो कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये कैसे आते हैं? सोचो ये समुद्र के अंदर से भी गया है। जो वहाँ पे इंग्लिश चैनल है ना, लंदन और अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में जो पानी का जो है इंग्लिश चैनल, उसमें नीचे बना हुआ है। मतलब अगर आप कभी घूमने जाए तो ये एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है कि आप लंदन से निकलोगे इस ट्रेन में बैठकर, और फिर जब तक लैंड एरिया होगा तब तक तो आप ऊपर रहोगे, जैसे ही समुद्र आएगा, इंग्लिश चैनल आएगा, पूरा आपकी ट्रेन नीचे पानी के अंदर चली जाती है। और फिर पानी के थ्रू होते हुए वो टनल होता है ना, ऐसे नहीं पानी में नहीं तैर रही हो, टनल वो इस तरह से बना होता है ना, तो वो टनल बना के रखा, गुफा टाइप का बना रखा होता है, तो उसमें से जो है ट्रेन मूव करते हुए, फिर आपकी सोचो फ्रांस दूर तो है ना, पहले आपका पोर्टुगल है, ये सब पढ़ते हैं, स्पेन है, अब जैसे भी उन्होंने बनाया होगा तो या इन कंट्री से नहीं बनाया होगा, वो पानी के थ्रू होते होते वो कहाँ पहुंचते हैं? पेरिस में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मार्वलस एक वो है। सोच, इसे हम टनल कहते हैं, और बहुत लोग इसको जो बाहर से आते हैं उसे देखने के लिए भी जाते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस हैव नाउ लॉस्ट their importance to quicker and more flexible transport system of airways and roadways. In Russia, railways account for 90% of the country's total transport with a dense network west to the Urals. देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रशिया में जो रेलवेज हैं वो यूराल माउंटेन की कहाँ पे हैं? वेस्ट में, जो मॉस्को वाला साइड एरिया है, बाकी उधर वाला एरिया तो बहुत ही ठंडा प्रदेश है। मॉस्को इज द इम्पोर्टेंट रेल हेड विद द मेजर लाइंस रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। रेल हेड मतलब समझ रहे हो, ये सिटीज जो है वो यहाँ से, जैसे मॉस्को है या जो आपको ब्रुसेल्स का नाम दिया, ये अपने देश में वो शहर है जहाँ से हर एरिया में रेलवे लाइंस रेडिएट होती है। जैसे हमारे दिल्ली है, दिल्ली रेलवे हेड है, आपको कहीं भी इंडिया के कोने में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेन मिले ना मिले, दिल्ली से आपको जरूर मिल जाएगी। वहाँ पे निजामाबाद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, 2-3 रेलवे स्टेशन है दिल्ली में। तो आपको साउथ में जाना तो निजामाबाद रेलवे स्टेशन जाइए, तो वहाँ से आपको साउथ की ट्रेनें मिल जाएंगी। आपको यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। तो मतलब दिल्ली से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। तो उसी तरह से मॉस्को है। Then underground railways and commuter trains are also important in Moscow. North America has one of the most extensive rail networks, accounting for nearly 40% of the world's total. In contrast to many European countries, the railways are used for long distance bulky freight like ore, grain, timber, machinery than for passengers. तो अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क है, बट वो पैसेंजर से ज़्यादा किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर फ्रेट। पैसेंजर पब्लिक कम ट्रेवल करती है और उसमें सामान जो होता है हैवी बल्कि सामान वो ज़्यादा भेजा जाता है। द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड एडजॉइनिंग कनाडा। जहाँ पे भी कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है वहाँ पे आपकी पूरी ट्रेन चलती है, क्योंकि वो हाईली अर्बनाइज्ड एरिया है, जहाँ पे भी शहरीकरण है, जहाँ पे भी उद्योग है, वहाँ पे आपको अमेरिका में और कनाडा में रेलवे लाइंस मिलेंगी। In Canada, railways are in the public sector and distributed all over the sparsely populated areas. The transcontinental railways carry the bulk of wheat and coal tonnage. तो कनाडा में जो रेलवे है वो किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में। सरकार जो है रेलवे का पूरा वो करती है, हमारे इंडिया में भी पब्लिक सेक्टर में ही है। Australia has about 40,000 kilometers of railways, of which 25% are found in New South Wales alone. तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी न्यू साउथ वेल्स का एरिया है वहाँ पे सबसे अधिक रेलवे सिस्टम डेवलप है। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन रन्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। पर्थ और सिडनी साउथ में ऑस्ट्रेलिया के। आप ये सब थोड़ी चीज़ें ना एटलस में देख लेना कहाँ पर है। न्यूजीलैंड्स रेलवे आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड टू सर्व द फार्मिंग एरियाज। न्यूजीलैंड तो बहुत ही छोटा सा देश है, ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है, तो वहाँ पे बस नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में ही जो है रेलवे लाइन है। In South America, the rail network is the most dense in two regions, namely the pampas of Argentina and the coffee growing region of Brazil. क्योंकि व्यापार के लिए यहाँ पे रेलवे नेटवर्क डेवलप किया गया ब्राजील में और अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पैम्पस है जहाँ पे किसकी खेती होती है? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है यहाँ पे। Only Chile among the remaining countries has a considerable route length linking को, ये तो रहने दो। Then there is only one transcontinental rail route linking Buenos Aires. ये Buenos Aires बहुत बार आता है, इसको अंडरलाइन कर लो। Where is Buenos Aires? अर्जेंटीना। With Valparaiso in, ये सी पोर्ट है Valparaiso, famous sea port of Chile. Across the Andes Mountains through the
उस्पिलाटा पास लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ, चलो अब ये चीजें हो गई। आप लोग एक बार ना इसका थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें मैं एक और चीज बता रही हूँ जो मैंने देखा है काफी, ब्लू ट्रेन। ये अब हर कॉन्टिनेंट का आपको ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है। तो आपने साउथ अमेरिका पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में भी ट्रेन नेटवर्क ठीक ठाक डेवलप है, जहाँ भी आपके इंडस्ट्रियल बेल्ट से लाइक कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट, टेंजानिया रेलवे, देन जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, एंड देन एक है आपका ब्लू ट्रेन। मिला आपको फोर्थ पॉइंट, द ब्लू ट्रेन विच रन्स फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटोरिया इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ब्लू ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो कहाँ से कहाँ तक चलती है? केप टाउन टू प्रिटोरिया, ठीक है, केप टाउन टू प्रिटोरिया। और ये दोनों ही शहर किस कंट्री में है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।